हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने इंडिया के फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट को डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम लोग जो आगे का पोर्शन है सीजन्स ऑफ इंडिया उसको डिस्कस करेंगे। सीजन्स ऑफ इंडिया में हम लोग देखेंगे कि चारों सीजन्स जो इंडिया के होते हैं उनके बारे में और क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन सबकी, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। साथ ही साथ ज्योग्राफिकली के ऑफिशियल इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पेजेस से ज़रूर जुड़िए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन कंटेंट। सो इंडिया में मैंने जैसे बताया, इंडिया में जो है वो है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक। और बहुत ही डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न होता है हमारे मॉनसून में, ठीक है। बहुत ही मतलब स्ट्राइकिंग, मतलब हर सीज़न का जो होता है उसका पैटर्न वो एकदम बहुत ही अलग होता है, ठीक। और एक सीज़न से दूसरे सीज़न में से मतलब जो एक सीज़न में कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो दूसरे सीज़न में जनरली नहीं होती हैं, मतलब कि बहुत ही डिस्टिंक्टली डिस्टिंग्विश्ड हैं एक सीज़न दूसरे सीज़न से, ठीक है। बहुत बड़ी साइज़ है कंट्री का, ठीक। सो दीज चेंजेस आर क्लियरली विजिबल इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक। जो ये चेंजेस होते हैं सीजन के, ज़्यादातर जो चेंजेस हैं वो कंट्री के इंटीरियर पार्ट्स में ज़्यादातर दिखते हैं, बिकॉज जो कोस्टल एरिया है, जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सीज है, वहाँ पर उनके तीनों इधर कोस्ट में सी से अटैच है, इसका मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीज का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहता है। सो जो चेंजेस होते हैं सीजनल पैटर्न में उनको हम जनरली कॉन्टिनेंटल एरियाज़ में देखने को मिलता है। उसके बाद 4 प्रिंसिपल सीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं इंडिया के क्लाइमेट को। पहला हॉट एंड ड्राई समर सीजन मार्च टू मई, हॉट एंड वेट और रेनी सीजन, और साउथ वेस्ट मानसून सीजन जून टू सितंबर, द रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून अक्टूबर टू नवंबर, एंड द कोल्ड ड्राई विंटर सीजन और नॉर्थ ईस्ट मानसून फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अक्सर जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, मतलब आपके क्लाइमेट वाले क्वेश्चन को उसमें पूछा जाता है नेम द 4 सीजन्स ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद देयर मंथ्स, ठीक। तो इसको आपको चारों नेम्स याद रखने हैं, ठीक है, चारों नेम्स अलॉन्ग विद देयर मंथ्स। सो इनको हम लोग एक एक करके अब डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहला है हॉट ड्राई समर, मार्च से मई तक ये सीज़न चलता है। इट रन्स फ्रॉम मार्च टिल मई। सो मार्च टू मई की सीज़न में क्या होता है, जो सन की वर्टिकल रेज हैं वो अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ने लगती है, बिकॉज इक्विनॉक्स हो रहा है और सोलिस्टिस की तरफ हम लोग मूव करेंगे जून में, ठीक। सो जब सन की डायरेक्ट रेस पड़ेंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे तो जो एरियाज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हैं वो गर्म हो जाएंगे, दे विल बिकम हॉट। इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया टेम्परेचर्स रेंजेस बिटवीन 30 डिग्री एंड 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक। ज़्यादातर इंडिया में 30 से 30 से 32 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रेंज होता है, ठीक। और जैसे हम लोग नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं, ठीक, जैसे इंडिया है, इंडिया में जैसे हम लोग साउथ टू नॉर्थ मूव करेंगे टेम्परेचर्स इंक्रीज होते रहते हैं, ठीक। इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया टेम्परेचर्स आर अराउंड 48 डिग्री सेल्सियस, ठीक। 40 तो दूर 50 डिग्री सेल्सियस तक की टेम्परेचर्स जो वेस्टर्न इंडिया है, यहाँ पर डेजर्ट है, वहाँ पर वो टच कर सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो पेनिनसुलर सिचुएशन है, पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर में इंडिया में क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि जो ओशंस का इन्फ्लुएंस है या सीज का इन्फ्लुएंस है, इसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर इट इज़ लोअर देन द नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया से कम होता है, ठीक। सो इनका टेम्परेचर जो है 26 से 26 टू 32 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है इन साउथ इंडिया। देर आर सम इन रिस्पाइट देर इज सम रिस्पाइट फ्रॉम द हीट इन द कोस्टल रीजन ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ सी, ठीक। प्लेट्यूज एंड हिल्स आर ऑल्सो रिलेटिवली कूल बिकॉज ऑफ देयर एलिवेशन, ठीक। अगर हम लोग बात करें कोस्टल एरियाज़ के बाद तो प्लेट्यूज और हिल्स जो हैं, जहाँ पर जैसे हिमालयाज़ हैं या जो सदर्न हिल्स हैं, वो अपने एलिवेशन की वजह से काफ़ी ठंडे रहते हैं। डाईयूरिनल वेरिएशन इज़ लार्ज स्पेशली इन वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। डाईयूरिनल मतलब होता है डेली, ठीक है। डेली जो रेंज हो वेरिएशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है जो वेस्ट में, मतलब जो थार डेजर्ट वाला एरिया है, जो डेजर्ट वाला एरिया है स्पेशली राजस्थान वाला, वहाँ पर जो डेली वेरिएशन है, मतलब दिन के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होते हैं और रात के टेम्परेचर बहुत कम होते हैं, ठीक। सो ये हो गई हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट, द हाई टेम्परेचर कॉजेज लो प्रेशर बिटवीन थार एंड छोटा नागपुर वाइल सराउंडिंग सीज आर कूलर। इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब मानसून पढ़ेंगे कि
ये जो हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, ठीक। थार डेजर्ट में और छोटा नागपुर के बीच में जितना गंगा का प्लेन का एरिया है, गंगा का मैदान है, वहाँ पर हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है, जिसकी वजह से मानसून का मूवमेंट इंडिया की तरफ होता है। सो इस पर्टिकुलर पोर्शन में देखा कि हॉट ड्राई सीजन में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक। लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, लेकिन जो कोस्टल एरियाज़ हैं और जो हिली एरियाज हैं वो रिलेटिवली ठंडे रहते हैं। सो ये जो क्वेश्चन आता है कि गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉट ड्राई समर्स, तो ये क्वेश्चन पूरा पूछा जाता है कि हॉट ड्राई समर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो आपको इनमें से कोई 2 या 3 पॉइंट जिस हिसाब से नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस हिसाब से आपको लिखने होंगे। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है हमारे हॉट ड्राई सीजन का, स्टॉर्म्स एंड रेनफॉल। सो बेसिकली क्या होता है, नॉर्थ प्लेन से बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर एरियाज बनते हैं, ठीक। जिसकी वजह से जब एक जगह लो प्रेशर एरिया बनेगा, मान लीजिए यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बना है, ठीक। सो यहाँ पर चारों तरफ से विंड रश करती हुई आने लगेंगी, ठीक है। सो जब ये रश करते विंड्स आएंगी तो काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट गस्टी विंड्स, साथ ही साथ थंडर स्टॉर्म्स भी देखने को थे, प्लस रेनफॉल भी देखी जाती है, ठीक। तो मानसून आने से पहले यहाँ पर, मतलब जो मानसून सीज़न होता है, साउथ वेस्ट मानसून सीजन, उसके पहले आने पर इस नॉर्थ इंडिया में कुछ रेनफॉल देखी जाती है, थंडर स्टॉर्म देखी जाती है। इनको हम लोग बोलते हैं प्री मानसून शावर्स, प्री मानसून, ठीक है। उसके बाद लोकल विंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बिकॉज इनमें से काफ़ी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, पूछी गई भी हैं। सो पहली लोकल विंड है लू, ठीक है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डस्टी विंड चलती है नॉर्दर्न प्लेन्स पे दिन में, ठीक। इट इज़ नोन एज लू। इट ब्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम ओवर नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है, और इतना टेम्परेचर काफ़ी है हीट स्ट्रोक्स करने के लिए, ओके। सो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और इन विंड्स में, इन जो डस्टी विंड्स होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं, इतनी गर्म होती हैं कि इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हीट स्ट्रोक्स की प्रॉब्लम देखी जाती है। सो लू के टाइम में एडवाइस किया जाता है कि घर के अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ इनकी वजह से ओकेजनल टोर्नाडो लाइक डस्ट स्टॉर्म्स भी बन जाते हैं पंजाब और हरियाणा में एंड उत्तर प्रदेश में भी, ठीक है। पिछले साल ही देखा गया था कि उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पोर्शन पर राजस्थान से एक डस्ट स्टॉर्म आ गया था। वाई? बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारे लो प्रेशर एरिया बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये टोर्नाडो लाइक डस्ट स्टॉर्म्स को ट्रिगर कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारी लोकल विंड है वो है काल बैसाखी, ठीक। काल बैसाखी जो है ये असम और वेस्ट बंगाल, मेनली वेस्ट बंगाल में चलती है, ठीक। सो ये एक थंडर स्टॉर्म्स हैं, दीज आर थंडर स्टॉर्म्स एंड एकम्पनीड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेनफॉल। काफ़ी ज़्यादा तेज़ रेनफॉल और स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, और असम और वेस्ट बंगाल के एरिया में ये चलती हैं, ठीक। वाई दे आर नोन एज काल बैसाखी? ये 2 वर्ड से बना है, काल और बैसाखी, ठीक। बैसाखी इज़ द मंथ ऑफ बैसाख, एक हिंदू कैलेंडर के हिसाब से एक मंथ होता है बैसाख, ठीक। और काल मतलब होता है डेडली, ठीक। ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन या कैलमिटीज़ लाती हैं बैसाख के महीने में, ठीक। सो इस वजह से इनको काल बैसाखी बोलते हैं। जो क्रॉप्स होती हैं उनको डैमेज कर देते हैं जो विंड्स होती हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज काल बैसाखी। इन असम दीज स्टॉर्म्स आर नोन एज बरदोली छेड़ा, ठीक। असम में इन्हीं विंड्स को हम लोग बरदोली छेड़ा बोलते हैं। ये छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिनेट होती हैं और ईस्टवर्ड वेस्टर्ली विंड्स के द्वारा मूव करती हैं, ठीक है। असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में रेनफॉल लाते हैं, बट ये डिस्ट्रक्शन तो करते हैं, बट दीज आर वेरी बेनिफिशियल फॉर जूट एंड राइस ऑल्सो, ठीक है। सो गिव द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बरदोली छेड़ा, या गिव द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ काल बैसाखी, या गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ काल बैसाखी। तो उसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखना है, दे आर हेल्पफुल फॉर बेनिफिशियल फॉर ग्रोइंग ऑफ जूट एंड राइस, ठीक, इन वेस्ट बंगाल एंड टी इन असम, ठीक। नेक्स्ट जो हमारे विंड्स हैं लोकल विंड्स, दैट आर नोन एज मैंगो शार्ड्स एंड चेरी ब्लॉसम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो ये जितने भी लोकल विंड्स हैं इनको आपको याद करना है, बिकॉज ये पूछे जाते हैं। थंडरस्टॉर्म्स कॉज रेनफॉल अलॉन्ग केरला एंड कर्नाटका कोस्ट, ठीक है। जो थंडरस्टॉर्म्स होते हैं इस सीज़न में, हॉट ड्राई सीजन की बात कर रहा हूँ मैं, इस सीज़न में केरला और कर्नाटका कोस्ट में रेनफॉल करते हैं थंडरस्टॉर्म्स, और जिसकी वजह से ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं फॉर मैंगो, टी एंड कॉफ़ी प्लांट्स, ठीक। इनको मैंगो शार्ड्स बोलते हैं बिकॉज दे हेल्प इन अर्ली रैपनिंग ऑफ मैंगो क्रॉप। मैंगोज की बहुत ही मतलब अर्ली रैपनिंग करने में ही मदद करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज मैंगो शार्ड्स, वेयर एज दीज आर नोन एज चेरी ब्लॉसम्स इन कर्नाटका, ठीक। सो गिव द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मैंगो शार्ड्स, गिव द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ चेरी ब्लॉसम्स, तो आपको ये पूरा पॉइंट लिखना होगा,
ठीक है। सो ये डेफिनेशन वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, जो थ्योरेटिकल बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 2 रीजनिंग होता है, क्वेश्चन नंबर 3 मैथमेटिकल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा जनरली ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जून टू सितंबर। ठीक, अब साउथ वेस्ट मानसून सीजन के बारे में मैंने बहुत कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर, बिकॉज कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक, सो साउथ वेस्ट मानसून सीजन जो है वो डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी की वजह से होता है। इट इज़ कॉल्ड टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी ड्यूरिंग समर मंथ्स। ठीक, और इसकी वजह से मानसून विंड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ मूव करने लगती हैं। ठीक, अब पहले तो हम लोग मानसून का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कैसे कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों आते हैं मानसून्स। ठीक है, सो जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर है टिबेट, दिस इज टिबेट, दिस इज थार यानी कि राजस्थान, एंड दिस इज गंगा प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, दिस इज अरेबियन सी एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि जब ये गर्मियों के टाइम जब हॉट ड्राई सीजन होता है, तो ये वाला जो पोर्शन है थार गंगा प्लेन्स, ये वाला पोर्शन ये इंटेंस हीट अप हो जाता है। दिस इज हीटेड अप इंटेंसली, इंटेंसली। ठीक, तो हीट अप होने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाता है, इंटेंस लो प्रेशर एरिया। ठीक, सो इंटेंस लो प्रेशर एरिया बनने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो हाई प्रेशर एरिया होगा वहाँ से विंड चलना स्टार्ट कर देंगी। ठीक, अब हाई प्रेशर एरिया कहाँ पर है, यहाँ जो हमारे नीचे विंड्स हैं, जो हमारा नीचे साउथ इंडियन ओशन है, वहाँ पर काफ़ी सारे हाई प्रेशर एरियाज बनते हैं, बिकॉज वहाँ पर टेम्परेचर रिलेटिवली कम है। ठीक, तो जब टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, हाई प्रेशर एरिया होगा, तो जिसकी वजह से ये विंड्स मूव करते हैं फ्रॉम सी टू लैंड, बिकॉज यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनना है, यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया है, और तो हाई प्रेशर लो प्रेशर एरिया जो है वो हाई प्रेशर एरिया से अपनी तरफ विंड्स खींचेगा। ठीक, सो ये जो विंड्स हैं ये इंडिया के कॉन्टिनेंट की तरफ रश करती हुई चली आती हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल हीटिंग। ठीक, ये ठीक, अब इनका नाम कैसे है, इनका नाम साउथ वेस्ट मानसून क्यों है। ठीक, ये साउथ वेस्ट मानसून सीजन क्यों है, तो पहले तो आपको ये समझना है कि देखो मानसून को समझने के लिए आपको इसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। पहला जो ये कॉन्सेप्ट है कि इसको हम लोग थर्मल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जो थर्मल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि जब डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड होती है, ठीक, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाता है, यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, इसकी वजह से विंड्स रश करती हैं कॉन्टिनेंट की तरफ, सब कॉन्टिनेंट की तरफ, तो विंड आ जाती हैं, बिकॉज ओशन से आ रही हैं तो अपने साथ मॉइस्चर भी लेके आएंगी और रेनफॉल करती हैं। अब इनका नाम कैसे पड़ता है, ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा इक्वेटर है। अगर अपने प्रेशर बेल्ट आपको याद हो वाला प्रेशर बेल्ट वाला टॉपिक, तो मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है और ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। ठीक, अब ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, जिसकी वजह से विंड्स कहाँ मूव करती हैं, इस डायरेक्शन में। ठीक, सिमिलरली साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो सदर्न हेमिस्फीयर भी यही सिस्टम होता है, तो ये भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। तो यहाँ ऐसे ऐसे मूव कर रही हैं, ठीक, लाइक दिस इन दिस फैशन। ठीक है, अब समर्स में क्या होता है, देखो यहाँ पहली बात तो ये जनरल कंडीशन होती है जब सन ओवरहेड होता है इक्वेटर पे। अब जब सन शिफ्ट हो गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे समर्स में, ठीक, तब क्या होता है, ये बेल्ट भी ऊपर शिफ्ट हो जाती है। ठीक, एक्चुअली होता क्या है, जहाँ पर ये दो विंड्स मिलती हैं इनको हम लोग ट्रेड विंड्स बोलते हैं, दीज आर ट्रेड विंड्स। अब ये ट्रेड विंड जब मिलती हैं तो इसको हम लोग, जहाँ ये मिलती हैं इसको हम लोग बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ये आपने 9th क्लास में डिटेल में पढ़ा होगा। तो जैसे जैसे सन का मूवमेंट होता है नॉर्थ वर्ड्स, वैसे वैसे इस ITCZ का ही मूवमेंट होता है नॉर्थ वर्ड्स। तो मान के चलो अगर सन का मूवमेंट पहले ITCZ यहाँ था, ठीक, अब नाउ ITCZ, तो विंड्स कैसे मूव कर रही थी, ये हमारी ट्रेड विंड्स थी। ठीक, अब ये जो ITCZ है, ये ITCZ शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, मतलब ITCZ इज नॉट शिफ्टेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पहले कहाँ था, इक्वेटर पे था। ठीक, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो जब ये शिफ्ट हो जाता है ऊपर, तो ये जो विंड्स हैं ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, क्यों,
बिकॉज ये साउथ डायरेक्शन से और ईस्ट डायरेक्शन से ओरिजिनेट हो रही है, इसलिए दीज आर नोन एज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। अब जब ये ITCZ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे शिफ्ट हो गया है, इसकी वजह से ये जो विंड्स हैं इनका भी डायरेक्शन ये इक्वेटर क्रॉस करके इधर तरफ मूव करने लगती है, ठीक। और ये वाली जो ट्रेड विंड्स है नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये वाली डिसअपियर हो जाती हैं, दीज गेट डिसअपियर बिकॉज ITCZ हैज मूव टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक। तो जब ये डिसअपियर हो जाती हैं तो ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं ये इक्वेटर क्रॉस करके मूव करने लगती हैं। अब बिकॉज ये अब नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो इनका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा बिकॉज ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, अर्थ की रोटेशन की वजह से। तो अब ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन मूव करने लगेंगी और इंडिया की तरफ ऐसे मूव करने लगेंगी, ठीक। सो दीज आर नोन एज साउथ वेस्ट मॉनसून्स, ठीक। वाई? बिकॉज दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो कुल मिला के कोई बात समझनी, जैसे जैसे ITCZ शिफ्ट होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, वैसे ही उसी वजह से कि जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं अब वो नॉर्दर्न वेस्टर्न में चलने लगती हैं और वही अब मानसून विंड्स बन के इंडिया में फॉल करती हैं, ठीक। उसके बाद जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सन ओवरहेड नहीं होता है, जब वो नीचे जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर से ये जो विंड्स है ट्रेड विंड्स वो रिस्टोर हो जाती हैं, ठीक है। सो कुल मिला के आपको मानसून का कॉन्सेप्ट समझा कि कैसे मूव होता है, ठीक। अब ये समझना है मानसून का क्या कॉन्सेप्ट होता है इंडिया में, ठीक। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ब्रिंग हैवी रेनफॉल अकम्पनीड बाय वायलेंट थंडरस्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब जैसे ये इंडिया का कोस्ट है नीचे वाला, ठीक है। अब यहाँ पर जब विंड्स आती हैं तो जब एकदम से विंड आती हैं तो इस वाले पोर्शन में बहुत ही एकदम एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ही तेज बारिश होने लगती है, ठीक। सडन वायलेंट ऑनसेट ऑफ रेनफॉल इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। इंडिया में मानसून का सीज़न क्या होता है, जून से सितंबर, ठीक। तो जून में जब ये रेनफॉल आती हैं, विंड्स आती हैं, तो एकदम से यहाँ पर भी रेनफॉल होने लगती है। इसको हम लोग कहते हैं बर्स्ट ऑफ द मानसून। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक। नेक्स्ट, उसके बाद जब एकदम से रेनफॉल होती है, बर्स्ट होने के बाद कुछ हफ्तों तक एक ड्राई पीरियड हो जाता है, रेनफॉल कम होती है, ठीक। दिस इज़ नोन एज ब्रेक ऑफ मानसून, दिस इज़ नोन एज ब्रेक ऑफ मानसून या ब्रेक इन द मानसून, ओके। सो बर्स्ट इन द रेनफॉल होने के बाद कुछ हफ्तों तक रेनफॉल कम होती है, इट्स वेरी स्कैंटी रेनफॉल एंड ड्राई पीरियड इज सीन, दैट इज नोन एज ब्रेक इन द मानसून। द फर्स्ट स्टेट टू रिसीव द मानसून शावर्स इज केरला। केरला को सबसे पहले बारिश होती है, ठीक। और इसी में सबसे लास्ट में विड्रॉल भी होता है। विड्रॉल हम लोग देखेंगे अभी आगे नेक्स्ट उसमें। सो इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, दो ब्रांचेस में, एक अरेबियन सी ब्रांच और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब इसको हम लोग देखते हैं। तो ऐसे ये विंड्स आती हैं, जब इंडिया की तरफ विंड्स आती हैं तो इंडिया के पेनिनसुलर पोर्शन से टकरा करके विंड्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक। एक चली आती है अरेबियन सी ब्रांच में, अरेबियन सी में, जिससे नोन एज अरेबियन सी ब्रांच, एंड एक चली जाती है हमारी बे ऑफ बंगाल में, दिस इज नोन एज बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच को, सॉरी अरेबियन सी ब्रांच को। तो अरेबियन सी ब्रांच जब यहाँ आती है तो यहाँ पर हमारे कौन से माउंटेन रेंजेस हैं, वेस्टर्न घाट्स, ठीक। तो इसकी भी तीन ब्रांचेस होती हैं, अरेबियन सी ब्रांच की देयर आर 3 ब्रांचेस। पहली ब्रांच जो होती है वो इन वेस्टर्न घाट्स के ऊपर टकरा करके जो ये विंडवर्ड पोर्शन है वेस्टर्न घाट्स का, यहाँ पर हैवी रेनफॉल करती है। ये पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ठीक। यहाँ पर हैवी रेनफॉल करती है जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। सो इनको सह्याद्रीज भी बोलते हैं। तो सह्याद्रीज के विंडवर्ड साइड पे हैवी रेनफॉल करती हैं दिस अरेबियन सी ब्रांच ऑफ विंड्स। और अब जैसे हम लोग इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाए, तो अगर ये हमारे अरावलीज हैं, ठीक, तो यहाँ से विंड असेंड करेंगी, यहाँ पर रेनफॉल करेंगी और इधर डिसेंड करेंगी। तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन होगा, मतलब ईस्टर्न स्लोप जो होगी, वहाँ पर ड्राई रहेगा। वो वाई? बिकॉज दैट इज़ लीवर्ड साइड, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि जैसे ये विंड्स मूव करती हैं लैंड पे, सो वेस्टर्न पोर्शन ऑफ अरावली घाट पे तो हैवी रेनफॉल करती हैं, और जो ईस्टर्न पोर्शन है, ठीक, उनको वहाँ पर रेनफॉल करने में फेल हो जाती हैं बिकॉज सारा मॉइस्चर यहाँ ड्राई अप हो जाता है, इसकी वजह से यहाँ रेनफॉल नहीं होती है। सो दिस एरिया इज़ ड्राई, ठीक।
सो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि वाई मुंबई रिसीव्स मोर रेनफॉल देन पुणे. ठीक है, बिकॉज मुंबई लाइज इन द windward side of the Western Ghats, whereas Pune lies on the leeward side of the Western Ghats. So Mumbai receives heavy rainfall from Arabian Sea branch of southwest monsoons and Pune does not receives. ठीक, सो ये एक पहली ब्रांच हो गई. सेकेंड ब्रांच जो हमारी है वो यहाँ पर मुंबई है. सेकेंड ब्रांच हमारी मुंबई कोस्ट के नॉर्थ से इंडिया में एंटर करती है और यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती वैलीज हैं. इनके अलोंग होते हुए सेंट्रल इंडिया में रेनफॉल करती है. सेंट्रल इंडिया में टिल छोटा नागपुर प्लेटू, यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटू है. ठीक, सेंट्रल इंडिया में रेनफॉल करती है. ठीक, और यहीं तक कर पाती है बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा लैंड पे ट्रैवल कर चुकी होती है. ठीक, सो फर्स्ट ब्रांच जो थी हमारी वो सह्याद्रीज पे रेनफॉल करती थी. सेकंड ब्रांच हमारी जो मुंबई के नॉर्थ से एंटर करती है और सेंट्रल इंडिया में रेनफॉल करती है. तो थर्ड ब्रांच है हमारी वो गुजरात पेनिनसुला से एंटर करती है. काठियावाड़ पेनिनसुला है और दिस इट पासेस ओवर वेस्टर्न राजस्थान. वेस्टर्न राजस्थान से पास होती है क्योंकि यहाँ पर अरावली है. तो अरावली की वजह से ये इन पे स्ट्राइक तो कर नहीं पाती, इनके पैरेलल जाती है. इट ट्रैवल्स पैरेलल टू द अरावली. इसकी वजह से वेस्टर्न राजस्थान में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, जिसकी वजह से ही अथार डेजर्ट. अथार इज डेजर्ट ड्यू टू अरावली. देखिए, जब तक पहाड़ के सामने से विंड टकराएंगे नहीं तब तक रेनफॉल नहीं होगी. अब अगर पहाड़ ऐसे है और विंड्स भी ऐसे मूव करें तो रेनफॉल कैसे होगी. ठीक है, सो अरावलीज के पास से बहुत ही स्कैंटी रेनफॉल करने के बाद इधर से बे ऑफ बंगाल ब्रांच आ रही होती है, वहीं पर ही मर्ज हो जाती है नियर बाय दिल्ली या पंजाब और हरियाणा. ठीक है, सो पंजाब और हरियाणा ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर अरेबियन सी ब्रांच से भी रेनफॉल होती है और बे ऑफ बंगाल ब्रांच से भी रेनफॉल होती है. ठीक, सो ये तो हमने बात की अरेबियन सी ब्रांच. अरेबियन सी ब्रांच की तीन ब्रांचेस जो कि पहली सह्याद्रीज पे रेनफॉल करती है, सेकेंडली सेंट्रल इंडिया एंड थर्ड इज राजस्थान एंड गुजरात एंड पंजाब हरियाणा. ठीक, अब नेक्स्ट बे ऑफ बंगाल ब्रांच. सो बे ऑफ बंगाल ब्रांच यहाँ से एक ब्रांच तो अरेबियन सी जाती थी, दूसरी ब्रांच टकरा के इधर जाती है टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल. यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है. अब पहला केस यहाँ पर क्या होता है, बिकॉज यहाँ पर फिर वही बात है, यहाँ पर तो ईस्टर्न घाट्स हैं हमारे, लेकिन जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो इस कोस्ट से, ये कोरोमंडल कोस्ट, दिस इज कोरोमंडल और चेन्नई कोस्ट और तमिलनाडु कोस्ट, तो इस पूरे कोस्ट के पैरेलल जा रही है. आप देख सकते हैं पैरेलल. तो जब ये टकराएंगे नहीं तो रेनफॉल कैसे होगी. तो यहाँ पर समर में बहुत ही कम रेनफॉल या बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होती है. थोड़ी बहुत होती भी है तो वो हो जाती है टकराने की वजह से, बट जनरली यहाँ पर हैवी रेनफॉल नहीं देखने को मिलती है. सो द रेनफॉल ऑन द कोरोमंडल कोस्ट इज़ नॉट सीन इन द समर मंथ्स. उसके बाद तो ये तो हो गया पहला पॉइंट हमारा. सेकेंड पॉइंट, ये विंड्स जाती हैं फिर आगे और यहाँ पर म्यांमार को स्ट्राइक करती हैं. और म्यांमार में यहाँ पर एक हिल रेंज है जिसको हम लोग अराकन हिल्स बोलते हैं. अराकन हिल्स या अराकन योमा. इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी रेनफॉल करते हैं ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच. और हिल्स की वजह से ये जो विंड्स हैं ये इंडिया की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं. ठीक, ये कोरोमंडल कोस्ट के पैरेलल गए, फिर म्यांमार में स्ट्राइक किए और म्यांमार में हिल्स की प्रेजेंस की वजह से ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं. डिफ्लेक्ट होने की वजह से ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करते हैं. फिर इनकी भी दो ब्रांचेस हो जाती हैं. एक ब्रांच चली जाती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया और एक ब्रांच चली जाती है गंगेटिक प्लेन्स और उड़ीसा वाले तरफ. ठीक है, सो जो ब्रांच यहाँ जाती है नॉर्थ ईस्ट हिल्स पे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है. मतलब दिस इज़ वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ. ठीक, बहुत ही तेज़ रेनफॉल होती है बिकॉज यहाँ पर उनको तुरंत हिल्स मिल जाती हैं. गारो कासी जयंतिया हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, पटकाई बम. ठीक, तो नंबर ऑफ हिल्स मिल जाती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सट्रीम लेवल ऑफ रेनफॉल होती है. एंड सेकेंड ब्रांच जो हमारी है ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच है जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स में एंटर करती है और नॉर्दर्न प्लेन्स में बारिश करती है. ठीक, सो जैसे जैसे ये लैंड पर ट्रैवल करती है वैसे वैसे इसका मॉइस्चर कंटेंट कम होता है. तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो सिटी होगी, जैसे यहाँ पर कोलकाता है, यहाँ पर पटना है, यहाँ पर लखनऊ है, यहाँ पर दिल्ली है. ठीक, सो जैसे जैसे यहाँ पर विंड्स ट्रैवल करेंगी ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट है ये वेस्ट है, तो वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट जैसे जैसे बे ऑफ बंगाल ब्रांच ट्रैवल करेगी इसका मॉइस्चर कंटेंट कम होता रहेगा, तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी कम होती रहेगी. ठीक, सो Kolkata will receive more rainfall as compared to Patna. Patna will receive more rainfall as compared to Lucknow, and Lucknow will receive more rainfall as compared to Delhi. Why?
because the winds as they move on land they lose moisture, they become weak, they become feeble. So Patna will lie first in the direction of Bay of Bengal branch, then in Lucknow. So Patna will receive more rainfall than लखनऊ. सो ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि 2 सिटीज़ दे दी जाएंगी और उसमें ये आपको समझाना होगा. ठीक है. सो ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच हो गई. उसके बाद एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच आती है और यहाँ पर अरेबियन सी ब्रांच है, जो मैंने बताया, उनसे मर्ज होकर के ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं और फिर यहाँ से ये आगे नहीं जाते, फिर ये रिट्रीट होने लगते हैं रिट्रीटिंग मानसून में. ठीक है. सो ये पूरा था मैकेनिज्म का साउथ वेस्ट मानसून का. ठीक है. अब यहाँ पर बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक की. तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, जितने भी पोर्शन विंडवर्ड साइड होंगे, चाहे वो ये वाला पोर्शन हो, चाहे वो ये वाला पोर्शन हो. ठीक है. जितने भी पोर्शन विंडवर्ड साइड वाले होंगे, ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन, ठीक, इनमें हैवी रेनफॉल होगी. ठीक. मोर देन 250 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. ठीक. और जो लीवर्ड साइड होंगे वहाँ पर रेनफॉल कम होगी. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देयर इज़ अ डिक्रीज इन रेनफॉल एज वी गो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ऐसे हमने बताया कि ईस्ट टू वेस्ट जाने पे रेनफॉल कम होगी. ठीक. तो ये तो बात हो गई हमारी अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच और साउथ वेस्ट मानसून ब्रांच. डिफरेंस क्या है दोनों में, आता है, पूछा जाता है अक्सर. तो ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि जो अरेबियन सी ब्रांच है, ठीक, जो अरेबियन सी ब्रांच है वो जब एंटर करती है इंडिया में, तब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सी है इसके ऊपर से होके आती है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम लेवल ऑफ रेनफॉल होती है. ठीक. और बट ये वाली ब्रांच है हमारी साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है और एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी ब्रांच इसके अंदर मॉइस्चर कम होता है. सेकेंड, जो अरेबियन सी ब्रांच है वो टोटली इंडिया के ऊपर फ्लो करती है. ठीक है. लेकिन जो अरेबियन बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो म्यांमार में फ्लो करती है, पार्टली इन म्यांमार एंड पार्टली इन इंडिया. ठीक. सेकेंड, अरेबियन सी ब्रांच. सो क्या है इसमें वेस्टर्न घाट्स का थर्ड पॉइंट, कि जैसे ही ये लैंड पे मिलती है, लैंड को स्ट्राइक करती है, तुरंत इसको यहाँ पर माउंटेन रेंजेस मिल जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स. बट ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, जैसे इसको ये जब लैंड पे हिट करती है तो इसको पहाड़ मिलने के लिए टाइम, आगे चल के उसको माउंटेन्स मिलते हैं. तो ये रीजन्स हो गए इसके. थर्ड सीजन है हमारा रिट्रीटिंग मानसून, या ये इनका मंथ है अक्टूबर नवंबर. रिट्रीटिंग मतलब होता है वापस आना, रिटर्निंग. ठीक है. साउथ वेस्ट मानसून स्टार्ट्स रिट्रीटिंग फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया इन अर्ली अक्टूबर. अक्टूबर के अर्ली में ये जो विंड्स हैं ये रिट्रीट होने लगती हैं. हेंस द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर आर नोन एज रिट्रीटिंग मानसून. ठीक. ये रिट्रीट क्यों होता है? दिस रिट्रीट इज ड्यू टू द प्रेजेंस, जो लो प्रेशर एरिया बना था गंगा पे वो वीक होने लगता है. इट बिकम्स वीकर. वाई? बिकॉज सन का मूवमेंट है वो साउथ वर्ड होने लगा है. सितंबर में जब वो ऑटम इक्विनॉक्स होता है, उसके बाद से सन जो है सर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव करने लगता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ. तो उसकी वजह से इंसुलेशन जो है हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से जो लो प्रेशर एरिया बना था गंगा पे वो कम हो गया, जिसकी वजह से ये विंड्स अब मूव करने लगी रिट्रीट होने लगी, वापस आने लगी. ये जो लो प्रेशर है इट इज़ ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय हाई प्रेशर. ठीक है. इस लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर होने लगता है और क्लियर स्काइज, ड्रॉप इन नाइट टेम्परेचर देखने को मिलता है. ठंडक आने लगती है और एकदम साफ आसमान विद ड्रॉप इन नाइट टेम्परेचर देखने को मिलता है. बट लैंड रिमेन्स मॉइस्ट. लैंड हल्का फुल्का गीला रहता है, मॉइस्ट रहता है. अब क्या होता है, बिकॉज क्लियर स्काई, द स्काई इज़ क्लियर, सो सन मतलब धूप भी अच्छी खासी निकलेगी, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर और लैंड भी मॉइस्ट है. सो हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी गिव्स टू एन ऑप्रेसिव वेदर. ठीक. बिकॉज क्लियर स्काई है, सन दिख रहा है, धूप आ रही है, बट लैंड मॉइस्ट है, लैंड इज़ स्टिल वेट. सो इसकी वजह से टेम्परेचर हाई हो जाता है और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और उसकी वजह से एक बहुत ही ऑप्रेसिव क्लाइमेट डेवलप हो जाता है, वेदर डेवलप हो जाता है, जिसको हम लोग अक्टूबर हीट बोलते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही बार पूछा गया डेफिनेशन व्हाट इज अक्टूबर हीट. ठीक है. डे टेम्परेचर क्यों होते हैं? बिकॉज ड्यू टू क्लियर स्काई. तो अक्टूबर हीट में क्या है, सिंपल ये है कि जो ऑपरेसिव टेम्परेचर हो जाता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी. ठीक. इस वजह से ओके. तो एक बार हम लोग मैप पे देख लेते हैं कि यहाँ पर पहले था लो प्रेशर एरिया, फिर सन तब कहाँ था, यहाँ पर था. ठीक. जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे था तब यहाँ पर लो प्रेशर एरिया था. अब सन मूव हो गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे. ठीक. तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर एरिया.
वाई? बिकॉज यहाँ पर इंसोलेशन कम हो गया है, सन का रेज कम हो गया है. सो ये लो प्रेशर एरिया होता है, ये जो इट स्कैटर्स ओवर, ये जो है ये यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है, इट ट्रांसफर इनटू बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर एक्सट्रीम साइक्लोनिक डिप्रेशंस बन जाते हैं, डिप्रेशंस, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. ठीक. वाई? बिकॉज जब यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में जब लो प्रेशर एरियाज बन जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है, और ये जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं जनरली उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट पे आकर के हैवी अमाउंट ऑफ रेनफॉल और डिस्ट्रक्शन करते हैं. साइक्लोन की अगर बात करें, ट्रॉपिकल साइक्लोन की, तो इंडिया में 2 सीजन्स होते हैं. पहला है जो प्री मानसून है और दूसरा है पोस्ट मानसून. ठीक. प्री मानसून में भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं और पोस्ट मानसून में साइक्लोन, और बीच में मानसून के बीच में साइक्लोन्स देखने को नहीं मिलते हैं जनरली. सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो रेनफॉल है, ये जो रिट्रीटिंग मानसून की वजह से रेनफॉल है, ये बहुत ही कम होती है. ये ड्राई रेनफॉल होते हैं बिकॉज ये वही मानसून है जो कि पहले इधर जा रहे थे. अब बिकॉज ये रिट्रीट होने लगा तो ये विंड्स वापस आने लगेंगी. अब ये विंड्स किसी भी ओशन के ऊपर से तो चल के आ नहीं रही हैं, लैंड के ऊपर से आ रही हैं. सो इसकी वजह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होगा. सो दीज विंड्स आर ड्राई. तो ये हमारा हो गया तीसरा सीज़न. नेक्स्ट एंड लास्ट सीज़न इज़ नॉर्थ ईस्ट मानसून. नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, मैंने आपको बताया था कि जो सन के मूवमेंट की वजह से विंड्स का ट्रांसफ़र हो जाता है. ठीक. जो साउथ की विंड्स थी वो क्रॉस करके इंडिया आ रही हैं. ठीक है. अब जब सन नीचे तरफ मूव कर गया, जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में मूव कर गया, तो ये जो विंड्स यहाँ पर पहले चल रही थी वो रिस्टोर हो गई. दे आर रिस्टोर. नाइट टेम्परेचर्स आर लो. यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़, देयर नाइट टेम्परेचर्स आर लो, रात ठंडी होती हैं, बट डेज आर वार्म. मीन टेम्परेचर इन द नॉर्दर्न प्लेस इज अबाउट बिलो 20 डिग्री सेल्सियस एंड गेट्स लोअर इन हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब एंड हरियाणा. ठीक है. ये बेसिकली हम लोग यहाँ पर विंटर्स की बात कर रहे हैं. विंटर्स तो रात में काफ़ी टेम्परेचर लो होते हैं. जो मीन टेम्परेचर है नॉर्दर्न प्लेन्स का वो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, और जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, इन सब एरियाज़ में टेम्परेचर और भी ठंडा हो जाता है. ठीक. जनवरी इज़ यूजुअली द कोल्डेस्ट मंथ. टेम्परेचर रिमेन्स क्वाइट लो ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट. ठीक. और जो टेम्परेचर्स हैं दे डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. मैंने आपको बताया था पहले कि जैसे ये हमारा कंट्री है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जब हम लोग जाएंगे तो टेम्परेचर विल बी डिक्रीजिंग. क्यों? बिकॉज यहाँ पर सन ज़्यादा पास है, यहाँ पर सन की रेस पड़ रही हैं. ठीक. बट यहाँ पर सन की डायरेक्ट रेस नहीं पड़ रही हैं. ठीक. जिसकी वजह से यहाँ पर इंसोलेशन कम होता है. द नाइट टेम्परेचर ऑफ गैंगेटिक प्लेन्स वेरीज फ्रॉम 2.5 टू 17.5 डिग्री सेल्सियस. मतलब काफ़ी कम टेम्परेचर हो जाते हैं गैंगेटिक प्लेन्स में. ठीक. और अपर रीचेस ऑफ हिमालयाज़ में दीज आर बहुत ही ठंडा पड़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चले आते हैं टेम्परेचर्स. ठीक. अब ये जो एक्सेसिव कोल्ड है इंडिया में विंटर्स में, ये क्यों होती है? वाई इट इज़ हैपनिंग? इनके जनरली 3 रीजन्स हैं. ठीक. 3 रीजन्स कौन कौन से? पहले मंथ ऑफ फरवरी में, या जनवरी फरवरी की बात करेंगे आप लोग, फरवरी नहीं, जैन एंड फेब बोथ. ठीक. जो कैस्पियन सी और तुर्कमेनिस्तान से जो कोल्ड विंड्स हैं, ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट को ठंडी लाती है. ठीक. दे बिंग कोल्ड वेव. सेकेंडली, सो जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, यानी कि जो दिस इंडिया, जो हमारा ऊपर का पोर्शन है, इस ये वाला पोर्शन, पूरा पोर्शन जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया, इट एक्सपीरियंसेस कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट. यहाँ पर ओशन का इन्फ्लुएंस बहुत कम है. ठीक. अगर आप पेनिसुलर इंडिया की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ओशन का इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर इक्वेबल होते हैं. बट यहाँ पर कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिसकी वजह से टेम्परेचर और ठंडा होता है. सेकेंड और थर्ड पॉइंट जो है, जो हिमालयाज़ में स्नोफॉल होती है, जिसकी वजह से कोल्ड वेव सिचुएशन आ जाती है. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट, ये आपको पढ़ने हैं कि वाई देयर इज एक्सेसिव कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया. ठीक. इन विंटर्स. ठीक है. पेनिनसुलर इंडिया में एवरेज टेम्परेचर जो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और इनका कोई भी वेल डिफाइंड कोल्ड वेदर सीजन नहीं होता है, बिकॉज इनके अंदर ये कोस्ट के पास है, इनके पास मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है ऑफ सी. द वेदर इन द सीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीबल हाई प्रेशर कंडीशंस ओवर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक. बहुत ही कमज़ोर और टुकड़ों में हाई प्रेशर एरियाज देखे जाते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में. ठीक. ड्यूरिंग द सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री. मैंने आपको बताया था अभी कि जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स थी, जो डिसअपियर हो गई थी मानसून साउथ वेस्ट मानसून सीजन में, अब वो दोबारा रिस्टोर हो जाती हैं और इंडिया में प्रिवेल करती हैं.
ठीक, these winds blow from land to sea and hence for the parts of country it is dry season. लैंड टू सी मूव करती हैं, वाई? बिकॉज ये लैंड पे तो कोई मॉइस्चर उठा नहीं रहा, लोकलाइज मॉइस्चर जहाँ उठाते हैं नदियों से तालाबों से वो बहुत कम होता है, इज़ नॉट इनफ टू ब्रिंग ह्यूज रेनफॉल। ठीक, तो लैंड टू सी मूव करते के टाइम ड्राई सीजन है, तो यहाँ मतलब मॉइस्चर नहीं है इनके पास, तो ड्राई रहेगा। बट ये जो विंड्स हैं, मैं आपको डायग्राम मैप के थ्रू बताता हूँ कि जैसे ये नॉर्थ ईस्ट मानसून है, ये चल रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर तो कोई विंड नहीं उठा रहे हैं, यहाँ पर तो कोई मॉइस्चर नहीं उठा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर तो लैंड है। बट यही विंड जब बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव करने लगते हैं तब यहाँ से कुछ मॉइस्चर ये उठा लेते हैं विंड्स। अब जब ये मॉइस्चर उठा लेंगे उसके बाद जब ये तमिलनाडु कोस्ट पे फॉल करते हैं, ठीक, व्हेन दे फॉल ऑन तमिलनाडु कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, तब यहाँ पर ये ओरोग्राफिक रेनफॉल देते हैं। सो तमिलनाडु कोस्ट, तमिलनाडु यानी कि कोरोमंडल कोस्ट रिसीव्स विंटर रेनफॉल। ठीक, चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मैंने आपको समर मानसून में बताया था कि इस कोस्ट में विंटर रेनफॉल होती है। जो कोरोमंडल कोस्ट है, यहाँ से जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच थी वो पैरेलल जा रही थी, इसकी वजह से यहाँ पर कोई रेनफॉल नहीं हो रही थी। सो जो नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन है, यहाँ से जो विंड्स आती हैं, ये जो विंड्स हैं ये बे ऑफ बंगाल पर ट्रैवल करती हैं, थोड़ा मॉइस्चर उठाती हैं और ये कोरोमंडल कोस्ट पर विंटर रेनफॉल प्रोवाइड करती हैं। सो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा, वो है हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर टेम्परेट साइक्लोन्स। ये टेम्परेट साइक्लोन्स काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्ट एशिया एंड ट्रैवल ईस्टवर्ड टुवर्ड इंडिया। दे रीच्ड इंडिया ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड ब्रिंग मच नीडेड विंटर रेन्स ओवर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। सो अगर हम लोग बात करें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की, तो यहाँ पर अफगानिस्तान है, अब इधर ही कहीं पर ये ईरान, इराक, फिर यहाँ पर हमारा मेडिटेरेनियन सी है, ये है मेडिटेरेनियन सी। अब इस मेडिटेरेनियन सी से टेम्परेट साइक्लोन्स का ओरिजिनेशन होता है और ये ईस्ट की तरफ मूव करते हैं, दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईस्ट। और ईस्ट की तरफ मूव करने के बाद ये रेनफॉल करते हैं, जहाँ से ये मूव करते हैं, मूव करते करते ये आ जाते हैं इंडिया की तरफ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को स्ट्राइक करते हैं। These temperate cyclones, these are temperate cyclones, ठीक है। अब because they are coming from west, so they are known as western disturbances, ठीक। ये यहाँ पर आते हैं, जो इंडिया का नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन है, यहाँ पर आके विंटर रेनफॉल करते हैं, बिकॉज दे आर कमिंग इन विंटर सीजन, ठीक, फ्रॉम जनवरी टू फरवरी। ये इनका आइडियल मंथ है, लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है ये एक्सटेंड हो जाते हैं, ठीक। सो ये विंटर रेनफॉल इस पूरे एरिया को प्रोवाइड करते हैं, और विंटर रेनफॉल तो प्लेन्स को, और जो यहाँ पर माउंटेन्स हैं इनको स्नोफॉल प्रोवाइड करते हैं, विंटर स्नोफॉल, जिसकी वजह से यहाँ पर स्नोफॉल होती है, प्लस ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आ रहे हैं, ठीक, और कॉन्टिनेंटल इफेक्ट, इन तीनों की वजह से ये वाला जो एरिया है पूरा ही बहुत ठंडा हो जाता है ड्यूरिंग विंटर्स, ठीक। सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं इंडिया के क्लाइमेट में, बिकॉज ये विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम कर देते हैं, ठीक, और साथ ही साथ रेनफॉल भी करते हैं। तो जब भी रेनफॉल होती है तो थोड़ा सा टेम्परेचर इक्वेबल हो जाता है। बट एक इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होता है। दीज आर एक्टिव बिटवीन जनवरी एंड फरवरी एंड आर हेल्पफुल फॉर कल्टिवेशन ऑफ राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, राबी क्रॉप्स के कल्टिवेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, लाइक वीट, बार्ले, ठीक, इनको कल्टिवेट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। सो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो ये तो हम लोगों ने सारे सीजन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स अभी बाकी रह गए, जैसे रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन बचा है, ठीक, साथ ही साथ कुछ एक टॉपिक्स जैसे कि हाँ फीचर्स ऑफ इंडियन रेनफॉल, ये दो टॉपिक्स अभी बचे हैं, तो इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बचे हुए टॉपिक्स हैं इनको डिस्कस करेंगे, जो बच गए हैं 2-3। साथ ही साथ हम लोग गिव रीजन्स वाले पार्ट को उठाएंगे। विल स्विच ओवर टू गिव रीजन। सो वीडियो पसंद आया हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को जरूर फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।